नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्रैश कोर्स हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। लेक्चर नंबर 14 ये होगा। इससे पहले 13 के 13 लेक्चर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। मैं आपको बता दूं, सबसे सरल भाषा में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं आपका समय भी बहुत बचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट और अधिक से अधिक अच्छी क्वालिटी में कंटेंट मिल सके। तो हम आपको बता दें, दिल्ली सल्तनत हमारा चैप्टर चल रहा था। इसमें गुलाम वंश और खिलजी वंश हमने समाप्त कर दिया है। आज हम तुगलक वंश को पढ़ेंगे। सबसे लंबा टाइम पीरियड अगर इन पांचों वंशों में तुलना करेंगे तो तुगलक वंश का ही था। लगभग 94 वर्षों तक इन्होंने रूल किया है। तो तुगलक वंश की शुरुआत करते हैं। ये सभी सुल्तान हैं तुगलक वंश में जिन्होंने रूल किया है। सबसे पहले हम गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक सबसे महत्वपूर्ण है। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ से परीक्षा में ज़रूर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अगर तुगलक वंश से आएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको डिटेल में बताई जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल आज के इस वीडियो में गयासुद्दीन तुगलक की हम बात करेंगे। थोड़ा सा ये मैप आप समझ लीजिए। ये जो डार्क कलर में है, डार्क ग्रीन कलर में है, ये जो साम्राज्य है ये 1320 से लेकर 1330 ईस्वी तक बढ़ाया गया था। 1320 से 1330 ईस्वी तक साम्राज्य ये था, और 1330 के बाद जो साम्राज्य विस्तारित हुआ ये देख लीजिए। लगभग लगभग पूरे भारत में ये साम्राज्य विस्तार हो गया था, थोड़े भाग को छोड़ दिया जाए तो। मैं आपको बता दूं, 1330 से लेकर 1335 ईस्वी के बीच में जब मोहम्मद बिन तुगलक जो सुल्तान था, इसने बहुत एक्सपेंशन किया था, तो लगभग लगभग पूरे भारत में इसका साम्राज्य फैल चुका था। तो गयासुद्दीन तुगलक की हम बात करने वाले हैं। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक है, ये तो आप जान चुके हैं। तुगलक वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, गाजी मलिक। इसका अधिकतर जो नाम आपको देखने को मिलेगा, गाजी मलिक। गाजी का अर्थ जो होता है वो काफिरों का हत्यारा, काफिरों का सर्वनाश करने वाला। काफिर कौन? इस्लाम धर्म के अलावा जो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं उन्हें काफिर ऐसा कहा गया है। तो गाजी मलिक की अन्य नाम किसका था? गयासुद्दीन तुगलक का नाम था। अब गयासुद्दीन तुगलक की मम्मी जो थी ना, ये हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक की जो माँ थी वो हिंदू जाट थी। इसके पिता जो थे वो तुर्की गुलाम थे। इसके पिता, गयासुद्दीन तुगलक के जो पिता थे ना, वो बलबन के टाइम पीरियड पर भारत आए थे और उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अधीन काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सुल्तानों के अधीन काम कर रहा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर इसका बहुत तेज़ी से विकास हुआ, क्योंकि 1305 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, अमरोहा का युद्ध। इस युद्ध में गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को हरा दिया था। तो मंगोलों को जब हरा दिया तो अलाउद्दीन खिलजी की नज़र गयासुद्दीन तुगलक पर पड़ी। तो गयासुद्दीन तुगलक को मुल्तान का गवर्नर बना दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मुल्तान का गवर्नर बना दिया गया गयासुद्दीन तुगलक को। और उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, दीपालपुर का भी ये गवर्नर बन गया। ये दोनों जगह आज पाकिस्तान में पड़ते हैं। आज के पाकिस्तान में ये दोनों स्थान हैं। दीपालपुर और मुल्तान का गवर्नर बना दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी को। उसके बाद आप जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है तो मुबारक शाह खिलजी सुल्तान बनता है। और मुबारक शाह खिलजी के बाद खुसरो खां सुल्तान बन जाता है 2 महीनों के लिए। और खुसरो खां की हत्या करने के बाद जो दिल्ली का अगला सुल्तान बना वो गयासुद्दीन तुगलक ही था, और इसने एक नए वंश की शुरुआत की, तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हैं, जो टोटल 5 वंश हैं, इनके संस्थापकों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो किसी वंश का संस्थापक था जो निर्विरोध सुल्तान बन गया था। आमतौर पर होता क्या है कि जब एक नए वंश की शुरुआत होती है तो बहुत विरोध होता है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड पर बहुत ही कम विरोध हुआ। कुछ जगहों के जो सूबेदार थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन अधिकतर जो सूबेदार थे, जो तुर्क अमीर थे, उन्होंने विद्रोह नहीं किया।
तो इस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में खुसरो खां की हत्या करने के बाद दिल्ली का सुल्तान बन जाता है और तुगलक वंश की संस्थापना करता है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती हैं, अर्थात गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इतनी सारी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका आखिर स्रोत क्या है। तो सबसे पहला स्रोत, सबसे महत्वपूर्ण जो है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ये तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो पुस्तक है जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी हुई है। इसके अलावा इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका के मोरक्को का एक यात्री था जो भारत आया था। इसने एक पुस्तक लिखी है रेहला पुस्तक लिखी है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर यह भारत आया था। तो इसकी रेहला पुस्तक से भी हमें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बहुत अधिक जानकारियाँ मिल जाती है। इसके अलावा अमीर खुसरो से भी हमें इसके बारे में बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ये याद कर सकते हैं आप। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ये कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को बहुत बार हराया था। गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को बहुत बार हराया था। हालांकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नंबर बताए हैं कि जैसे अमीर खुसरो की अगर माने, अमीर खुसरो ने कहा है कि गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को 18 बार हराया था। वैसे ही अगर जियाउद्दीन बर्नी की माने तो उसने कहा है कि 20 बार हराया था। यहीं अगर इब्न बतूता की अगर माने हम, इब्न बतूता ने कहा है 29 बार हराया है। इसने तातरों को 29 बार हराया है। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है तातरों को इसने 29 बार हराया है। मतलब जो तुर्क मंगोल थे, जो मंगोली थे, मंगोलों को इसने 29 बार हराया है इब्न बतूता के अनुसार। इब्न बतूता की ही बात को अधिकतर सच माना जाता है, क्योंकि इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में जामा मस्जिद, जो मुल्तान की जामा मस्जिद है, उसका लेख भी मेंशन किया हुआ है। तो उस जामा मस्जिद के लेख से भी हमें यही जानकारी मिलती है कि 29 बार हराया गया है मंगोलों को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो यही सत्य माना जाता है अधिकतर। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक की एक बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है अल शहीद। अल शहीद की उपाधि ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, जो मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक का जो बेटा था, बड़ा बेटा था, जिसे जौना खां के नाम से भी जाना जाता है या उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, उसने अब एक सिक्के चलवाए थे। उस सिक्कों में अल शहीद नाम लिखवाया था। ये उपाधि दर्ज करवाई थी गयासुद्दीन तुगलक की। तो गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि अल शहीद, ये जानकारी हमें मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाए गए सिक्कों से मिलती है। और हमने आपको पहले ही बता दिया, सुल्तान की माता जो थी हिंदू जाट थी। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर बसाने वाला गयासुद्दीन तुगलक ही था। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये तुगलकाबाद किला है। तुगलकाबाद फोर्ट भी वहाँ बनवाया गया था और तुगलकाबाद नगर का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक ही है। दिल्ली के पास ही है ये, और यहीं पर इसका मकबरा भी है। ये तस्वीर देख लीजिए, तुगलकाबाद में ही गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी है। अब गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर एक अभियान हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण वारंगल अभियान। वारंगल अभियान सफलतापूर्वक जो हुआ था वो 1323 ईस्वी में हुआ था। हालांकि 1321 ईस्वी में भी ये अभियान भेजा गया था, लेकिन वो असफल रहा था। दूसरी बार जब वारंगल पर अटैक किया गया वो सफल रहा था। और वारंगल आप जानते ही हैं, दक्षिण भारत में लगभग आप ये देखेंगे तो आज का जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर काकतीय वंश का शासन था। कौन से वंश का? काकतीय वंश। ये पहले हमने बता दिया है, काकतीय वंश। और राजा कौन थे वहाँ पे? प्रताप रुद्र द्वितीय वहाँ के शासक थे। ये सब आपको पता ही है। आपको ये भी पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जब टाइम पीरियड था, इससे पहले खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का जब टाइम पीरियड था, तो 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने प्रताप रुद्र पर आक्रमण करवाया था। किसके द्वारा आक्रमण करवाया था, अगर याद हो बताइए। पिछली बातें मुझे लग रहा है आप भूल रहे हैं। तो किसके द्वारा आक्रमण करवाया गया था? याद आ गया होगा आपको, बताइए, याद कीजिए। मलिक काफूर के द्वारा।
मलिक काफूर के द्वारा जब यहाँ पर आक्रमण किया गया तो प्रतापरुद्र द्वितीय अर्थात काकतीय वंश या वारंगल जो साम्राज्य था उसे अपने अधीन कर लिया। अधीन क्या कर लिया, उसे विवश कर दिया कि हर वर्ष वो टैक्स भेजा करेगा, दिल्ली पर टैक्स भेजा करेगा। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद फिर प्रतापरुद्र द्वितीय ने दिल्ली को टैक्स देने के लिए मना कर दिया। फिर मुबारक शाह खिलजी जब सुल्तान बनता है उसे ये बात पता लगती है कि काकतीय वंश के जो शासक प्रतापरुद्र हैं उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया है। तो 1318 ईस्वी में, कब 1318 ईस्वी में मुबारक शाह खिलजी के द्वारा अटैक करवाया जाता है और उसके बाद प्रतापरुद्र द्वितीय फिर से तैयार हो जाता है कि हाँ वो टैक्स देंगे। अब इस बार जब 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनता है, खिलजी वंश समाप्त हो जाता है, फिर से काकतीय वंश के शासक प्रतापरुद्र द्वितीय ने टैक्स देने से मना कर दिया। इसी कारण से 1323 ईस्वी में सफलतापूर्वक आक्रमण करवाया गया गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इससे पहले भी आक्रमण करवाया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, वो असफल रहा था तो उसकी बात ही नहीं करेंगे हम। 1323 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ था वो सुल्तान ने अपने पुत्र को भेजा था, जोना खां, जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा, अगला सुल्तान होगा। इसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। तो सुल्तान ने अपने बेटे जोना खां को भेजा था, वो सफल रहा था और प्रतापरुद्र द्वितीय को पकड़कर दिल्ली ले जाया गया। वहीं पर प्रतापरुद्र द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और काकतीय वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है, काकतीय वंश जो है वो समाप्त हो जाता है। काकतीय वंश समाप्त हो जाता है तो ये वारंगल जो अभियान था पूरी तरीके से सफल हो गया। सारी कहानी में आपने आपको बता दी है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ही था। सिंचाई के लिए इसने नहरों और कुओं का निर्माण किया था। तो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान अगर पूछेंगे आपसे तो गयासुद्दीन तुगलक ही आप बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। ठीक है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है कि आर्थिक सुधार करने के लिए सुल्तान ने किस प्रकार की नीति अपनाई थी, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो याद रखिए, इसने मध्यवर्ती नीति अपनाई थी। ना ही बिल्कुल कड़ा हो गया था, ना ही बिल्कुल नरम पड़ गया था। तो इसने मध्यवर्ती जो है कह सकते हैं मध्य संतुलन की नीति अपनाई, जिसे रस्म ए मियान कहा गया है। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत कठोर नीति अपनाई थी। आपको पता ही है कि 50% वो टैक्स लिया करता था। इस प्रकार की कोई भी कठोर नीति नहीं अपनाई गई गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा और ना ही बिल्कुल नरम पड़ गया, वो मध्यवर्ती बीच में रहा वो। तो बर्नी का कहना है कि उसने रस्म मियान अथवा मध्यपंथी नीति अपनाई, बीच की नीति अपनाई। उसने किसानों को प्रेरित किया कि वो अधिक से अधिक उपज करें। तो इसने किसानों को प्रेरित करवाया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कृषि को उगाएं, ऐसा इसने प्रेरित किया। इसके अलावा बंगाल अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके टाइम पीरियड पर 1324 ईस्वी जब चल रही थी तो गयासुद्दीन तुगलक का ध्यान बंगाल की ओर गया। बंगाल की ओर इसलिए गया क्योंकि वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा था। 3 भाइयों के बीच में गृह युद्ध चल रहा था। तो बंगाल अभियान किया गया गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, वहाँ जीत हासिल की गई और इन तीनों में से नसरुद्दीन जो था ना, नसरुद्दीन, इसको वहाँ का एक तरीके से सूबेदार बना दिया गया। जो तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक को रिप्रेजेंट कर रहा था, दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जीत के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के सिंहासन पर नसरुद्दीन को बैठा दिया और वहाँ पर उसे जागीरदार या सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। और हराया किसको था, उसका नाम भी गयासुद्दीन था। गयासुद्दीन तुगलक ने गयासुद्दीन को ही हराया था। उत्तराधिकार को लेकर ये युद्ध हो रहा था। खैर छोड़िए। उसके बाद मृत्यु कैसे हुई गयासुद्दीन तुगलक की, ये देखिए। जब ये दिल्ली वापस आ रहा था, बंगाल अभियान करने के बाद जब दिल्ली वापस आ रहा था, फरवरी 1325 ईस्वी में दिल्ली से कुछ दूरी पर, दिल्ली से
6-7 किलोमीटर की दूरी पर इसका स्वागत करने के लिए इसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने एक लकड़ी का एक ज़बरदस्त आलीशान महल बनवाया था। ज्यों ही ये महल के अंदर गया, अपने बेटे के साथ, अपने दूसरे बेटे राजकुमार महमूद खान के साथ गया, और वो लकड़ी का महल गिर गया। लकड़ी का महल गिर गया और उसी में दबकर गयासुद्दीन तुगलक और इसके बेटे मोहम्मद खान की मृत्यु हो जाती है। लकड़ी का महल गिरने वाला था तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे मोहम्मद खान को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गया, लेकिन दोनों की मृत्यु हो गई थी इस कारण से। लेकिन इब्न बतूता की अगर माने तो इब्न बतूता ने कहा है कि ये एक साजिश थी, और साजिश किसकी थी? मोहम्मद बिन तुगलक की साजिश थी। वो अगला सुल्तान बनना चाह रहा था, इसलिए उसने अपने पिता को ही मरवा दिया। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। और एक और जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं आपको बता दूं। हजरत निजामुद्दीन औलिया को आप जानते ही हैं, अमीर खुसरो के गुरु थे। ये अमीर खुसरो के गुरु थे। इनका और गयासुद्दीन तुगलक की अनबन चल रही थी, और दिल्ली आने से पहले गयासुद्दीन तुगलक ने मैसेज भिजवा दिया था निजामुद्दीन औलिया को, मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले आप दिल्ली को खाली कर दीजिए, दिल्ली वहां से हट जाइए, दिल्ली से कहीं और चले जाइए। तो निजामुद्दीन औलिया ने मैसेज भिजवाया कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। तो सच में दिल्ली दूर है, दिल्ली नहीं पहुंच पाया था गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो समाप्त हो गया। अब शासन करने के लिए नेक्स्ट सुल्तान जो बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा। 1325 से लेकर 1351 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, तो याद रखिए। ये सारी मैंने महत्वपूर्ण जानकारी बता दी है, क्योंकि क्रैश कोर्स है, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अधिक जानकारी आपको दे दी है। आपकी परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो ज़्यादातर यहीं से पूछा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। इसके क्लास नोट्स ले लीजिएगा श्री एजुकेशन ऐप पर।